सो इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। World Bank data shows that India has become the world's sixth biggest. India has replaced France as the world's sixth largest. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. Today, India is the 5th largest economy. According to data from the International Monetary Fund, India has now reportedly overtaken the United Kingdom to become the 5th largest economy. A major economic milestone, India is poised to become the world's 4th largest economy in 2025, overtaking Japan. मार्च 2025 में इंडिया की जीडीपी क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन और बस कुछ ही महीनों में इंडिया विल ओवरटेक जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। इस ग्राफ को देखो, ये इंडिया में टोटल जॉब्स का ग्राफ है। 2011 से 2019 तक जॉब्स की ग्रोथ ऑन एन एवरेज 1.5% थी। इसी सेम टाइम पे इंडिया की जीडीपी $1.8 ट्रिलियन से $2.8 ट्रिलियन हो गई, विच इज अ ग्रोथ रेट ऑफ 5.7%। समझ में आया? 2011 से 2019 में जीडीपी 55% बढ़ गई, 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गई, और वहीं पे जॉब्स सिर्फ 12.5% यानी सिर्फ 12.5% ही बढ़े हैं। इस तरह की ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। यानी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत तेजी से कर रही है, लेकिन जॉब्स इतनी तेजी से क्रिएट नहीं हो पा रहे। क्यों है ऐसा? और अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2021 के बाद से जॉब ग्रोथ बढ़ गई है। दिख रहा है आपको? वेल, न्यूज देखो थोड़ी पॉजिटिव है। कितनी पॉजिटिव है, क्यों जॉब्स बढ़े हैं और एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट इसका रिजल्ट ये होता है कि जो थोड़े बहुत जॉब्स हैं इस देश में, उसमें एक खतरनाक कंपटीशन है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में 53,000 प्यून की नौकरियां निकली, जिसमें करीब 24 लाख लोगों ने अप्लाई किया। यानी हर एक प्यून की पोस्ट के लिए 46 लोग एग्जाम दे रहे थे। यूपी में तो सारी हदें ही पार हो गईं। 23 लाख लोगों ने सिर्फ 368 प्यून पोस्ट के लिए अप्लाई किया। एंड यू नो व्हाट इज फनी कि उन 23 लाख लोगों में से 2 लाख से भी ज्यादा लोग के पास कम से कम एक ग्रेजुएट डिग्री थी, जैसे बीटेक, बीएससी, एमएससी एसेट्रा। इवन दो हम आज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं, हम उसी स्पीड से जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि देखो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनको हम जानते हैं, वो भी किसी ना किसी टाइम पे डेवलपिंग थी और गरीब थी। ये सारी कंट्रीज ने डेवलपमेंट के लिए एक सेट फॉर्मूला को फॉलो किया। सबसे पहले वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बनी, और अब वो धीरे धीरे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन रही हैं। एग्जांपल के लिए सिंगापुर को ही देख लो। सिंगापुर 1965 तक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, फिर 1980 तक वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी रहा, और उसके बाद धीरे धीरे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गया। साउथ कोरिया ने भी सेम चीज की, और इनफैक्ट चाइना ने भी ये सेम चीज फॉलो करी। 1949 में चाइना की 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, और आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, और धीरे धीरे ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होता जा रहा है। बट इंडिया ने ये रास्ता फॉलो नहीं किया। देखो, 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तब 75% ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। दूसरी भाषा में हर 4 में से 3 लोग बेसिकली खेती करते थे। 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इस देश में, तब तक ये 75% का नंबर गिर के 63% हो चुका था। और ये टाइम इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बदलने का, उसे अपग्रेड करने का गोल्डन टाइम था। चाइना ने अपनी इकोनॉमी 1980 यानी इंडिया के लिबरलाइजेशन के 10 साल पहले ही खोल दी थी, और इसलिए टेक्निकली वो मैन्युफैक्चरिंग में हमसे 10 साल उसी टाइम से आगे चल रहे थे। ये देख के इंडिया ने, यानी हमारे देश ने, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कभी भी इंटरनेशनल लेवल का बनाने की कोशिश करी ही नहीं, और उसके ऊपर इतनी ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और रेड टेप था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कभी भी इतनी बढ़ ही नहीं पाई, कभी भी वो एक्सपोर्ट पे कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाई। बट इसी बीच एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। सडनली फॉरेन कंपनीज अपने कॉल सेंटर इंडिया में सेटअप करने लगती हैं। इंडिया में 2 चीजों की बहुत ज्यादा सप्लाई है, पहला एजुकेशन और दूसरा इंग्लिश बोलने वाले लोग। इंडिया में एजुकेटेड और इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, ऊपर से वो फॉरेन वर्कर से कंपैरिजन में काफी सस्ते में काम कर देते थे। ऐसा कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में था। सडनली TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी जो कंपनीज थी, इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना चालू हो गए बाहर से। और क्योंकि इन सब चीजों में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं थी, और मैक्सिमम चीजें देश में अंदर नहीं, देश के बाहर बिकती थी, IT सर्विसेज और जो कॉल सेंटर जैसे इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए उतने ज्यादा रेगुलेशन थे ही नहीं।
ये इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से ग्रो हुई कि ब्यूरोक्रेट्स और लॉ मेकर्स जो थे वो इनके रेगुलेशन पे ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाए। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। इसीलिए जो इंडिया का रास्ता था वो एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनने का हो गया। एंड सर्विस इकोनॉमी के देखो बहुत ज्यादा फायदे हैं। टिपिकली ये हाई सैलरीज देती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बेटर जॉब सिक्योरिटी होती है, बेटर जॉब वर्किंग कंडीशंस होती हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, राइट? बहुत ही बढ़िया चीज है। जहां चाइना ने, सिंगापुर ने, यूरोप ने इतना सारा टाइम और पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में लगा दिया, वो हम स्किप करके सीधा सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। एक्चुअली चीजें इतनी सिंपल नहीं है। देखो आइडिया सिंपल है। पहले आपकी कंट्री मेजरली एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है, मैक्सिमम लोग खेती करते हैं और जीडीपी भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर से ही बढ़ती है। फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर एफिशिएंट होता जाता है, लोग एग्रीकल्चर छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी आपकी स्टील इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज, पॉलीमर इंडस्ट्रीज, इन सबको चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। एग्रीकल्चर से जो लोग बाहर निकल के आते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इजीली काम दे पाता है और बदले में वो एग्रीकल्चर से ज्यादा कमा पाते हैं। धीरे धीरे देश की पॉपुलेशन जैसे जैसे स्टेबलाइज होने लगती है तो फिर कुछ लोग सर्विस सेक्टर में आने लगते हैं। सर्विस सेक्टर पैसे देखो बहुत अच्छा देता है, लेकिन सर्विस सेक्टर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है। आज इंडिया सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है और सर्विस सेक्टर पैसे कमा के दे रहा है, जीडीपी में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जीडीपी बढ़ा के दे रहा है, लेकिन जॉब्स उतना तेजी से क्रिएट नहीं कर पा रहा। इसलिए आज हम $4 ट्रिलियन के इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन देश में जीडीपी बढ़ने के बाद भी जॉब्स उसी स्पीड से क्रिएट नहीं हो रहे। अब एक बार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं। बांग्लादेश एंड वियतनाम दोनों की पॉपुलेशन अगर हम मिला भी लें तो सिर्फ 27 करोड़ आती है। उसके बाद भी ये दोनों देश इंडिया से ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इंडिया के लेबर लॉज उनमें से एक हैं। ऊपर से देखोगे तो लेबर लॉज इंडियन वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए बने गए हैं। इंडिया में बहुत सारे लेबर रेगुलेशंस साइज बेस्ड रेगुलेशंस हैं। इसका मतलब अगर कोई कंपनी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज रखती है तो उसे पीएफ देना पड़ता है, ग्रेच्युइटी देनी पड़ती है, फैक्ट्रीज एक्ट के कई सारे कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं। और जब तक 10 एम्प्लॉयज से कम है उन्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन पेपर सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जब तक कंपनी छोटी है तब तक उसे कंप्लायंसेस और रूल्स जो उसे फॉलो करने हैं वो कम है। जैसे ही वो कंपनी एक साइज के ऊपर थोड़ी बड़ी बनती है तो उस पर ज्यादा रूल्स लगाए जाते हैं ताकि वर्कर का प्रोटेक्शन मेंटेन किया जा सके। प्रैक्टिकली देखो होता क्या ऑन ग्राउंड, कंपनीज क्या करती हैं, वो सिर्फ 9 लोगों को ही हायर करती हैं और जैसे ही 9 से ज्यादा एम्प्लॉयज उन्हें हायर करने की जरूरत पड़ती है वो एक और कंपनी बना देती हैं और उसके नाम पे और एम्प्लॉयज को हायर कर लेती हैं। इससे वो अपने रेगुलेशंस का बर्डन बचा पाते हैं। बट आप कह सकते हो ये तो लूप होल वाली बात हो गई। कोई भी कंपनी है उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, चाहे वो 9 लोगों की कंपनी हो चाहे 11 लोगों की कंपनी हो। देखो होता क्या है, एक्चुअली में कुछ रूल्स बहुत ही वियर्ड और रैंडम है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 फैक्ट्रीज की व्हाइट वॉशिंग के लिए मिट्टी के बर्तन यूज करना मैंडेटरी है। हर फैक्ट्री में रेड बकेट जिसमें सैंड भरी हो वो रखी होनी चाहिए। सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर से काम नहीं चलेगा। और ये सब फालतू के रूल्स की वजह से फैक्ट्री ओनर्स 9 से ज्यादा लोग हायर ही नहीं करते और अगर करना पड़े फिर अगेन दूसरी कंपनी बना के हायर करते हैं। एंड सी द गुड थिंग इज, एंड वी हैव टू कॉल आउट द गुड थिंग, व्हिच इज कि करंट गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 को नए लेबर कोड से रिप्लेस कर दिया है। लेकिन आज भी कई स्टेट्स पुराने फैक्ट्री एक्ट को ही फॉलो करते हैं। All of this leads to low efficiency and higher cost of manufacturing. ये एक छाता है, ये छाता चाइना में बनता है, वहां से शिप होके इंडिया आता है, यानी शिपिंग कॉस्ट लगती है, जहां पर उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जहां से ये एक होलसेलर के पास आता है, जहां से ये एक दुकान वाले के पास आता है और जहां से मैं इसे खरीदता हूं और इस पे जीएसटी देता हूं। बाकी दुकान और होलसेलर ने अपना कमीशन तो रखा ही, उसके बाद भी अगर इस छाता को मैं इंडिया में बनाने जाऊं तो ये मुझे और महंगा पड़ेगा। यहां पे मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छाते की बात कर रहा हूं। और मैं आपको एक चौंकाने वाली चीज बताऊं, इंडिया में 95% ऑफ द अम्ब्रेला जो छाता बिकते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। एंड लेट मी पॉइंट समथिंग आउट हियर, ऐसा नहीं है कि करंट गवर्नमेंट कुछ कोशिश नहीं कर रही है। मेक इन इंडिया कैंपेन जो मोदी ने 2014 में अनाउंस किया था, उसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे।
to increase the manufacturing sector's growth rate to 12 to 14%. गवर्नमेंट के खुद की डेटा के हिसाब से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 6.2% है. मेक इन इंडिया का सेकेंड ऑब्जेक्टिव था इट शुड क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, यानी 10 करोड़ एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने थे मेक इन इंडिया कैंपेन को. एडिशनल तो छोड़ो, टोटल जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 3.6 करोड़. एडिशनल नहीं, टोटल जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 3.6 करोड़ हैं. थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में कम से कम 25% कंट्रीब्यूट करे. डेटा के अकॉर्डिंग 2015 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 16.3% कंट्रीब्यूट करता था. 2024 में इंक्रीज करने की बजाय वो एक्चुअली गिर के 14.1% हो गया. तो मेक इन इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल इट ट्राइड कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो. एंड उसका असर जो ग्राफ मैंने शुरू में दिखाया था उसमें देख सकते हैं. जहां 2011 से 2019 तक जॉब ग्रोथ 1.5% थी, 2021 के बाद से वो 3.4% हो गई. मतलब जॉब ग्रोथ मोर देन डबल हो गई. तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट होना स्टार्ट तो हुए हैं. मेक इन इंडिया का कुछ असर तो हुआ है. इंडिया ने अपने जीडीपी का पहला $1 ट्रिलियन मार्क 2007 में टच किया था. आजादी के बाद 60 साल लग गए इंडिया को फर्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में. अगला ट्रिलियन ऐड करने में उसे सिर्फ 7 साल लगे, फिर तीसरा ट्रिलियन ऐड करने में फिर 7 साल लगे और फोर्थ ट्रिलियन में सिर्फ 4 साल. और आगे आने वाले टाइम में वी आर पॉइज्ड टू सरपास जापान इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी. ऑब्वियसली ड्यू टू द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग हमारी इकोनॉमी अब फटाफट कम टाइम में नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपने इकोनॉमी में ऐड करती जाएगी. बट वो जो इंक्रीज इन जीडीपी है, कितने भी $1 ट्रिलियन का वो जो इंक्रीज इन जीडीपी है, वो पब्लिक का पैसा तभी बढ़ा पाएगी जब सेम स्पीड पे जॉब्स भी क्रिएट हो. जिसके लिए हमें एक तरफ कटिंग एज इनोवेशंस पे भी फोकस करना है, बीट एआई, बीट डिफेंस, बीट सप्लाई चेन, बीट टेक प्रोडक्ट्स, और सेम टाइम पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट लेवल का बनाना है. मैन्युफैक्चरिंग एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और हमारी कंट्री के लिए एक्चुअली आइडियल है. बिजनेस लॉज को सिंप्लीफाई करना, जीएसटी को सिंप्लीफाई करना, लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना, इससे 2 चीजें होंगी. पहला, बिजनेसेस के ऊपर कंप्लायंस बर्डन कम होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि ब्राइब्स और करप्शन ऑटोमेटिक बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर हमने कर लिया तो हमें भी जस्ट लाइक चाइना अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक्चुअल गिफ्ट एंजॉय करने को मिलेगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू चेक आउट दिस वीडियो. दिस वीडियो इज अबाउट ओवर पॉपुलेशन. सब लोग बोलते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है, बट क्या वो इंडिया के लिए अच्छी चीज है या बहुत बुरी चीज है जैसा हर कोई बोलता है? आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट. अगर पसंद आया वीडियो तो डू शेयर इट. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.